अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज के प्रोग्राम में मेरे पास दो मुद्दे हैं। दोनों एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो कि बढ़ चढ़ के अब भारत के खिलाफ खुल के सामने आ चुका है ये सारा मामला। और अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना होगा कि वो इंसाफ करते हैं कि नहीं करते। देखिए, पहला मामला है रश्मि सामंत का। रश्मि सामंत कर्नाटका भारत की एक होनहार, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हर लल्लू पंजू का काम नहीं होता कि जाके पढ़ ले। उसके लिए ब्रिलियंट होना ज़रूरी होता है, एक अच्छा काबिल स्टूडेंट हो। तो वो रश्मि सामंत में काबिलियत थी। वो वाइल्ड कार्ड पे उसने अपना उधर पढ़ना शुरू किया था और उसका क्वालिफिकेशन हुई थी ऑक्सफोर्ड के लिए। रश्मि बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड एज स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये पहली बार हुआ। और दूसरा, ओवरवेलमिंग बड़ी रिकॉर्ड मार्जिन से वो जीती हैं और रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी पिछले महीने और उसमें वो जीती थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन की नेता बनी थी। लेकिन ये कैसे हजम कर ले एंटी इंडिया एलिमेंट जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में खुल के सामने आ गया है। देखें, एक होता है एंटी इंडिया एलिमेंट, एक होता है एंटी हिंदू एलिमेंट। कोशिश आजकल ये हो रही है उन लोगों की कि हिंदू नाम के साथ जोड़ा जाए ताकि धर्म भी बदनाम हो और कंट्री भी। बात दरअसल ये है कि रश्मि का केस बड़ा सीधा साधा है कि उसमें कहीं कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। वो बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और है। और उसके जो प्रोग्राम थे आगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के इश्यूज को लेके आगे आने के, वो बड़े जानदार थे और उसको बड़ी खुली सपोर्ट थी इलेक्शन तक। लेकिन जैसे ही वो जीत गई तो वो जो फार राइट जिसको लेफ्ट लीड कर रहा है अब, वो खुल के सामने आ गया और उन्होंने रश्मि के साथ वो सलूक किया कि उसको 6 दिन के अंदर अंदर रिज़ाइन करके वापस इंडिया जाना पड़ा। और अब वो इंडिया में बैठी हैं, अपना ऑनलाइन स्टडी कर रही हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की क्लास ऑनलाइन अटेंड कर रही हैं और शी इज़ कंसंट्रेटिंग ऑन हर एजुकेशन। अपनी पढ़ाई की तरफ वो तवज्जो दे रही हैं। वो चाह रही हैं कि उन सारी चीज़ों से वो अब निकलें बाहर। लेकिन सोशल मीडिया बैशिंग उनकी इतनी हो रही है, उनको इतना ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है कि बड़ा अफसोस होता है। उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। अब ये जो पिक्चर को टारगेट कर रहे हैं कि रश्मि के पेरेंट्स एक मस्जिद की तबाही पे जश्न मना रहे हैं। अब देखें, बाबरी मस्जिद कोर्ट ने फैसला किया था और कोर्ट ने सबूतों के आधार पे किया था फैसला। आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स सारी कुछ, इवन मुस्लिम एसोसिएशंस ने भी एक्सेप्ट किया था कि हाँ। और मैं भी कई बार बता चुका हूँ कि बाबरी मस्जिद जो है ना, वो नाजायज जगह पे बनी थी जो कि इस्लामी रूह से भी गलत है। मैंने आज तक चैलेंज के साथ बार बार ये कहा है कि कोई साबित कर दे कि क्या इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम में ये क्लियर अल्फाज में बताया गया है कि आप कब्जे की नाजायज जगह पे मस्जिद नहीं बना सकते। उस मस्जिद में की जाने वाली इबादत भी हराम है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक मुसलमानों पे भी एहसान था कि एक नाजायज मस्जिद कायम थी राम जन्मभूमि पे। राम जन्मभूमि पे अगर राम जी का मंदिर बनता है तो इस पे हर हिंदू को खुश होना चाहिए। और उसको आप मतलब टोटल एंटी इस्लाम और एंटी रिलीजन चीज़ों को लेके और उनकी फैमिली को टारगेट किया गया। फिर इनकी 10-10 साल पुरानी वो ट्वीट्स को टारगेट किया गया, वो सोशल मीडिया पोस्टिंग को टारगेट किया गया
जो मजाक में, अब आप खुद सोचें कि आज वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, इतने सालों पहले तो वो और यंग एज थी, उसमें मजाक में या कोई दूसरे पैराए में कोई चीज़ कही जाती है और उसका गलत मतलब निकाल के आज के उसमें डाला जा रहा है कि यह एंटी सेमेटिक है, यहूदियों के खिलाफ है, हिटलर के हॉलोकॉस्ट के ऊपर मजाक उड़ाया गया था, ये इस्लामोफोबिक हैं, ये ट्रांसजेंडर के खिलाफ हैं। अब ये चीज़ें ज़बरदस्ती की अचानक निकाली गई हैं। एक लड़की को प्योरली सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया है कि वो इंडियन लड़की है, और वो इंडियन लड़की है जो इंडियन, प्राउड इंडियन है, जो अपने धर्म पे, अपने देश के, अपनी सिविलाइजेशन पे हमेशा प्राउड रही है, और वो हमेशा अपने आप को एक इंडियन के तौर पे पहचानी जाती है और उस पर फख्र करती है। ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके लिए वो इंडियन एक्सेप्टेबल है जो अपोलोजेटिक रहता है, जो सदियों से जो गुलामाना जहनियत है, जो गुलामी में धंसे हुए हिंदू हैं या इंडियन हैं, वो एक्सेप्टेबल है इंटरनेशनल सिनारियों में। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल के जो चेयरमैन बने हुए हैं, जो गूगल के सीईओ बने हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट के, इनके वो कभी ना धर्म की बात करेंगे ना अपने देश की बात करेंगे, वो एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन कोई अपने ओरिजिन पे फख्र का इजहार कर दे तो वो इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं। इनके लिए इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म वाले सारे एक्सेप्टेबल हैं, जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की बात करें, जो इस्लाम पे फख्र करें, जो अपने इस्लाम के नाम पे कत्ले आम करने वालों को भी कंडेम ना करें, वो सब चलेगा। लेकिन जहां बात आती है इंडिया की, जहां बात आती है इंडियन नेशनलिज्म की, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। चाइनीज जहां जाता है वो अपने आप को चाइनीज बोलने में फख्र महसूस करता है। चाइना का रिकॉर्ड ह्यूमन राइट्स का वर्स्ट है, लेकिन वो उस पर कभी बोलेगा नहीं। वो चाइना को हर मामले में सपोर्ट करेगा, वो इनके लिए एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे यूके की यूनिवर्सिटियां भरी पड़ी हैं। नाइजल फरज एक नेशनलिस्ट लीडर हैं, मैं उनकी वीडियो एंड पे लगा रहा हूँ आज के इस वीडियो में। मेरे एंड पे आप देखिएगा कि नाइजल फरज क्या कह रहे हैं कि किस तरह यूके इज बीइंग टेकन ओवर बाय चाइनीज। तो चाइनाइजेशन ऑफ सोसाइटी हो रहा है, नो प्रॉब्लम। इस्लामाइजेशन ऑफ सोसाइटी हो रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इंडिया के लिए खाली मोहब्बत का इजहार करना भी घोर पाप हो गया है, और ये आंखें खोलने के लिए काफ़ी है 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। और जब मैं हिंदुस्तानियों की बात करता हूँ, इंडियंस की बात करता हूँ, तो उसमें सिख, मुसलमान, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, हिंदू, जैन सब आ जाते हैं। कि बात यहाँ पे धर्म की नहीं है, बात आपके देश की है। और ये एंटी इंडिया वेव जो चल पड़ी है ना, वो उनको आग लग गई है। खास तौर पे ये पेंडेमिक में जो भारत का रोल रहा है वैक्सीनेशन के हवाले से, कि जहां पे डेवलप्ड वर्ल्ड है वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और वैक्सीन के ऊपर कब्जे कर रहे हैं टू मेक श्योर कि हमारे लिए इनफ वैक्सीनेशन हो। जो बाइडन ऐलान कर रहा है कि डोंट वरी, वी हैव इनफ फॉर एवरीवन। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर ऐलान कर रहा है कि डोंट वरी, वी हैव इनफ फॉर एवरीवन, एवरीवन विल बी वैक्सीनेटेड बिफोर जून। व्हाट अबाउट अफ्रीका? व्हाट अबाउट एशिया? व्हाट अबाउट साउथ अमेरिका? दूसरे देशों की कोई फिक्र नहीं कर रहा, एक देश है जो कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने बार बार शुक्रिया अदा किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, कि उन्होंने 60 मुल्कों में वैक्सीन सप्लाई की है। इस वक्त जब पूरे सारे देश कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन लेने की, ये वो ओनली देश है जो दिए जा रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं कि नरेंद्र मोदी एक इनकलाबी लीडर हैं और नंबर 1 है दुनिया में। नरेंद्र मोदी के मैनेजमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, हाउ ही मैनेजेस थिंग्स। तो फिर उनके खिलाफ टूल किट्स भी बनेंगे, फिर इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट भी होंगे, और उन प्रोटेस्ट को इंटरनेशनल पावर्स भी सपोर्ट करेंगे। और उसकी कीमत रश्मि सामंत जैसे लोग, जो कि पीसफुल, पीस लविंग लोग हैं,
जो कि पॉजिटिव डेवलपमेंट इस दुनिया में करना चाहते हैं, उनको कीमत अदा करनी पड़ती है। वो इस वक्त टारगेट बनी हुई हैं एंटी इंडिया एलिमेंट का, और उनकी जिंदगी अजीरन कर दी गई है। मैं चैलेंज करता हूं कि आप एजुकेशन के फील्ड में, लीडरशिप के फील्ड में रश्मि को हरा नहीं सके, तो अब आप ये ओछी हरकतें कर रहे हैं। रश्मि सावंत के दोस्तों को, उसकी फैमिली को भी टारगेट किया जा रहा है। अब वो 6 दिन के अंदर रिजाइन करके बैठ गई। उसने कहा कि ठीक है, मैंने नहीं करना तो नहीं करना, लेकिन ये एक ट्रेंड ना सेट हो जाए कि आगे आने वाले किसी और ऐसे व्यक्ति को, कि अगर वो जीतता है और उसका ताल्लुक अगर भारत से है, तो क्या उसको सर झुका के सरेंडर करके रहना है? तो रहेगा नहीं, तो फिर उसको भी रिजाइन करना पड़ेगा। तो इसके खिलाफ आवाज उठानी है, और आवाज एवरी इंडियन को उठानी है, और अपनी सपोर्ट का इजहार करना है रश्मि सावंत के साथ। हर धर्म के, हर कल्चर के लोगों को आगे बढ़कर रश्मि को अपनी सपोर्ट दिखानी होगी, और दुनिया को दिखाएं कि आप भी एक पावर हैं। 130 करोड़ पढ़े लिखे सेल्फ सफिशिएंट लोग हैं आप। दुनिया को आपकी जरूरत है, तो अपनी पावर दिखाएं। कोई नहीं तलवार लेके जाना आपने, कहीं किसी को मारना नहीं है, किसी को कुछ नहीं करना। सिर्फ एकेडमिकली आप इसका मुकाबला करें, रश्मि को फुल सपोर्ट करें, और इन लोगों को और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के उन लोगों को टारगेट करें। खासतौर पे एक प्रोफेसर साहब, उनको बड़ा मसला हो गया कि ट्रांसजेंडर के खिलाफ है, तो एंटीसेमेटिक है, यहूदियों के खिलाफ बात करती है। कुछ नहीं करती वो बेचारी, वो इंसानियत पे बिलीव करती है। वो सब इंसानों को बराबर मानती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कल्चर, जेंडर, एथनिसिटी, रिलीजन। फ्री माइंडेड लड़की है वो, उसको सपोर्ट करें और अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए आगे बढ़ें, ताकि ये आगे दोबारा ऐसी चीज ना हो। अब मैं आता हूं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है कनाडा। ये इंडिया कनाडा रैली में काफी सरदार खालिस्तानी लोग आ चुके हैं और बीच में ट्रैफिक रोक रहे हैं। ये देखो, ये एक और ये देखो, ये देखो, निकलने दो उसको, निकलने दो, निकालो निकालो। आ गया इसका पिक्चर। Here because we are in Canada, we are Canadian citizens, and we are also Hindus, a visible minority in Canada. And whatever is going in Canada and all across North America is really bad. We are getting hateful comments, we are getting threatening calls of violence. People are affecting our businesses, giving negative reviews on Google and saying that we are Modi's dog, we are cow piss drinker, and all those kind of things. We have nothing to do with any movement outside Canada. We are all Canadians. We want to live in peace, unity and harmony. Sikh and Hindus are brothers. And we came here today at Jagmeet Singh's office because he's an MP of Burnaby. His duty is to protect citizens of Canada, citizens of Burnaby first. And we are all Hindus here. And we know that he supports Khalistani movement. But he is a Canadian politician first, member of NDP, he's a leader of NDP party. So he needs to stand up for us, and he should stop this bigotry and hatred which is going on towards Hindus. These Khalistanis cannot intimidate us, they cannot harass us,
they cannot bully us. Everybody has a right to speak whatever they want to do. If we belong to a Hindu religion, that doesn't mean that we all are Hindu nationalists or we are Nazis. So this needs to stop. And Jagmeet Singh is a very influential leader. We know that, and we know that he is also supporter of Khalistani movement, and we want him to come out in our support and make his stance clear that we all are Canadians and we should all stand together and we should not bully each other and not threaten, not harass or anything. So that's why we are all gathered here. जय किसान मोदी कुत्ता मर गया हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। अब देख रहे हैं कनाडा में मामला बहुत बिगड़ गए हैं और जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान बैग्ड खालिस्तानियों को फ्री हैंड दिया हुआ है। भारत के तिरंगे को सड़क पे खालिस्तानी नोच के जमीन पे फेंक के उस पे उसकी बेहुरमती करते हैं और जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही। ऐसे लोगों को, ऐसे खालिस्तान को बैन करना चाहिए जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट को। एक बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करनी चाहिए। कनाडा है कि बनाना रिपब्लिक है? इंडियंस के घरों पे हमले हो रहे हैं, इंडियंस के बिजनेसेस पे हमले हो रहे हैं, इंडियंस के बिजनेसेस को बायकॉट किया जा रहा है, रास्ते में निकलने वाले इंडियंस के ऊपर हमले हो रहे हैं। ये अफ्रीका में नहीं हो रहा, ये कनाडा में हो रहा है, एक डेवलप्ड कंट्री है। अगर जरा भी हया शर्म होती ना जस्टिन ट्रूडो में तो वो रिजाइन कर देता, अगर वो मैनेज नहीं कर सक रहा तो। आप देखें कनाडा का हाल ये है कि वहां पे जो हो रहा है उसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है कि इट्स बिटवीन सिख्स एंड हिंदू, लेकिन वो सिख जो नेशनलिस्ट है इंडियन, जो अपने देश से प्यार करते हैं, जो खालिस्तान के खिलाफ है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। मेरी बात हुई थी कई कैनेडियन से, मैंने एक प्रोग्राम भी किया था जो मुझे फिर हटाना पड़ा था किसी वजह से अपने यूट्यूब चैनल से। मेरी कोई 10, 12, 15 कनाडा में रहने वाले इंडियन से बात हुई जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे और क्रिश्चियन भी थे। उन सब से बात हुई और वो सब परेशान थे कि ये एक टोला है जिनका सिख धर्म से भी कोई ताल्लुक नहीं है, ये खालिस्तानी है, प्योरली सपोर्टेड बाय पाकिस्तान। और आपको पता है कि करीमा बलोच ने कहा था एक कॉन्फ्रेंस में कि कनाडा ने पूरी कॉलोनीज पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की बन गई हैं, जो पाकिस्तान में बलोचों का, पठानों का, सिंधियों का कत्लेआम करते थे और कनाडा में आकर रह रहे हैं अब रिटायरमेंट के बाद, अपना लूट का माल लाके इधर। और वो सपोर्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, पैटर्नाइज कर रहे हैं इन खालिस्तानी गुंडों को। और ये जो खालिस्तानी गुंडे हैं इनका सिख धर्म से भी कोई ताल्लुक नहीं है, कि चुटकी भर हैं भारत में जितने सिख रहते हैं उनके मुकाबले में चुटकी भर हैं कनाडा में, लेकिन ठेकेदार बने हुए हैं खालिस्तान के। अगर इनको जरा भी शर्म है और अपने सिख धर्म से प्यार है तो सबसे पहले तो करतारपुर साहब, पंजा साहब और ननकाना साहब को आजाद कराओ ना। वहां पे तो मुस्लिम बोर्ड तुम लोगों के गुरुद्वारों को देख रहा है, तुम लोगों के गुरुद्वारों के फैसले मुस्लिम बोर्ड कर रहा है। 1800 गुरुद्वारे 47 से लेकर अब तक तबाह किए गए हैं। अब तुम लोगों को भारत के खिलाफ उकसाने के लिए एक करतारपुर साहब बना दिया है तो तुम लोग बड़े वो हो रहे हो। तो ये दुनिया जानती है कि जो ये खालिस्तानी टोला है इनका सिख धर्म से कोई लेना देना नहीं। अगर होता तो सबसे पहले सबसे मुकद्दस इलाके ननकाना साहब, पंजा साहब
करतारपुर साहब को आजाद कराते, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। जब सिख लड़कियां पाकिस्तान में अगवा होती हैं तो उसकी तो ये बात ही नहीं करते। तो ये धार्मिक मसला नहीं है, पॉलिटिकल है, और उसमें कोशिश ये की जा रही है कि इसको हिंदू सिख रंग दिया जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि युवराज सिंह के बाप ने, योगराज सिंह ने भी इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की थी, वरना कितने लोग फार्मर्स प्रोटेस्ट में हैं? ये इतने ही सिख हैं दुनिया में, 5,000, 10,000, 20,000 यही सिख हैं करोड़ों में। वो सब भारत के साथ हैं, वो सब भारत को अपना देश मानते हैं, वो सब भारत से प्यार करते हैं। तो दिस इज नॉट बिटवीन हिंदूज एंड सिख। और खास तौर पे मैं हिंदुओं से कहूंगा कि बी केयरफुल, आप लोगों को उकसाया जा रहा है इसको धार्मिक रंग दे के। इट्स नॉट बिटवीन सिख एंड हिंदूज। मैं परसों यहां पे साउथ हॉल गया था और मुझे अक्सर डर भी लगा रहता था कि यार कोई खालिस्तानी से पंगा ना हो जाए, लेकिन कभी कभी आदमी की खोपड़ी घूमी हुई होती है। मेरे खिलाफ आपको पता है आजकल कितने चक्कर चल रहे हैं, पाकिस्तान में केस बन रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी के। मेरी भी खोपड़ी घूमी थी, मैंने कहा कि बेगम चलो आज लंगर खाने चलते हैं। मैं तो चला गया, बोर्ड भी लगा हुआ था फार्मर्स प्रोटेस्ट और ये और वो। मुझे पता है कि इन गुरुद्वारों में खालिस्तानी एलिमेंट भी बहुत एक्टिव होता है, लेकिन वो बंद था गुरुद्वारा कोविड की वजह से, और लंगर बंद था। वरना तो मेरा इरादा था कि लंगर खाने जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कहाँ भाई मुझसे कोई मसला है तो बताओ। तो मैं तो सिखों के साथ रहा भी हूं। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि मैं बेल्जियम में स्ट्रॉबेरी तोड़ने का काम करता था खेतों से। तो 6 महीने हम एक ही घर में रहे, 10 लोग थे जिसमें से 8 सिख थे। एक मैं था, एक रावलपिंडी का लड़का था, 8 सिख थे, 7 सिख थे और एक हिंदू था इंडिया का, पंजाब का। तो 9 पंजाबी, एक पाकिस्तानी पंजाबी और 8 इंडियन पंजाबियों के साथ में अकेला कराची वाला था, और बेहतरीन जिंदगी हम गुजार रहे थे। खुले डुल्ले लोग हैं सिख लोग। लेकिन ये जो एलिमेंट है ना, ये गुंडा है, पाकिस्तान का पाला हुआ, पाकिस्तान के पैसे पे पल रहा है। कनाडा में इन्होंने आम इंडियंस, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, उनकी जिंदगी हराम की हुई है। और ये कनाडा की गवर्नमेंट को नोटिस लेना होगा। हाई कमीशन, इंडियन हाई कमीशन ने भी, आपको पता है रीच ग्रुप जिनके साथ में अटैच्ड हूँ यहाँ पे इंग्लैंड में, हम लोग बड़ा एक्टिवली मुख्तलिफ इश्यूज पे काम करते हैं। उन्होंने कनाडा के इश्यूज को बहुत एक्टिवली लिया और रीच की कई ट्वीट्स को फिर इंडियन हाई कमीशन ने भी टारगेट किया और हाईलाइट किया कि भाई ये देखें रीच ग्रुप की ये भी रिपोर्ट है, ये भी रिपोर्ट है। और कई वीडियोस आपको मिलेंगी, मैं कुछ वीडियोस आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। कई वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें ये धमकियां दी जा रही हैं, लोगों के घरों पे अंडे मारे जा रहे हैं, इंडियनों के घरों पे जो कि प्रो इंडिया हैं। तो यार क्या प्रो इंडिया होना एक जुर्म करार दे दिया है तुम लोगों ने? प्रो इंडिया होना एक गुनाह है, अपने देश से प्यार करना। और तुम लोग तो एक ऐसे देश की उसमें हो कि मैं इन खालिस्तानियों से पूछता हूं कि भूल गए 47, यही पाकिस्तान से, रावलपिंडी से, झेलम से, लाहौर से ट्रेनें सिखों की लाशों से भर भर के अमृतसर आई थी। हिंदुओं ने नहीं मारे थे वो। यही आजकल के तुम्हारे मास्टर्स जो है उन्होंने मारे थे पहले, उनसे उसका तो हिसाब लो। ट्रेनें सिखों की लाशों से भर भर के आई थी। सिख लड़कियों ने कुओं के कुएं भर दिए थे छलांगे लगा लगा के अपनी इज्जत बचाने के लिए। भूल गए सब। महाराजा रणजीत सिंह जी के महल पे, उनकी जन्मभूमि पे, इनके मकबरे पे जाके देख लो लाहौर में। अब जाके 2 साल से वहां पे झाड़ू वगैरह लगाया जा रहा है, वरना उनकी हालत क्या थी। गुरु नानक जी, उनके घर की हालत देख लें आप लोग बात करते हैं
और फिर कंपेयर करें उसको भारत में गुरुद्वारों से। खुली डुल्ली भारत में आजादी मिली हुई है, रिलीजियस फ्रीडम है, इकोनॉमिक फ्रीडम है, पॉलिटिकल फ्रीडम है। पाकिस्तान के चक्करों में आ रहे हो। कल के सेनेट में एक सिख को इन्होंने इलेक्ट करवाया है पहली बार। मैं पूछता हूं 72 साल बाद आज सिख कैसे जीत गया? क्या पॉलिटिकल नहीं है? किसी को नजर नहीं आ रहा? अंधे हैं सब। तो खालिस्तान के जो गुंडे हैं उनकी बहुत मतलब पॉलिटिकल लाइफ बहुत कम है। तुम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। 4 सिख जिनीवा में खड़े करके पीछे 400 पाकिस्तानी आ जाते हैं। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की स्पीच झंडा लहराया जा रहा हो। 10 नायब परेड क्यों हो रही और 10 नायब कायदे आजम 18 लाख बंदे क्यों शहीद करवाए और 70,000 मुसलमाना दियां कुड़ियां क्यों चुक के लै गए सिख हिंदू और 10 मुसलमान अपनी धियां ते गले क्यों कट्टे? 10 मुसलमाना दियां धियां दरियावां ते खूहां विच क्यों छाल मारी? ए दसो ना सारी कौम नूं। मुड़ के कहंदे हो पाकिस्तान रोटी के लिए बना। जी ये रोटी नहीं मिल रही थी कायदे आजम को, तो इकबाल को रात रोटी नहीं मिली, दोनों को सवेरे उठ के पाकिस्तान बन गया और 1857। सुन लिया? यह खादिम हुसैन रिजवी का जज्बात नहीं है, यह हर मुसलमान मौलवी अपने बंदों को पढ़वाता है। लेकिन चूंकि आजकल पॉलिटिकल इशू है कि भाई जरूरत है सिखों को भारत के खिलाफ खड़ा करने की, तो आजकल सिखों को बाप बनाया हुआ है। और सिखों से मतलब ये खालिस्तानियों को, वरना करोड़ों सिख इंडिया में रह रहा है और प्रो इंडिया है। ये अभी अहमदाबाद में मैच चल रहा था इंग्लैंड का, मेरे को बेशुमार सिख नजर आए उधर। इंग्लैंड को सपोर्ट करने नहीं आए थे, भारत को सपोर्ट कर रहे थे। अहमदाबाद में मैच हो रहा है जो इंग्लैंड का, आप देख ले, आपको बेशुमार सिख नजर आएंगे। आपको बंगाल, साउथ इंडिया, कश्मीर, हर जगह सिख मिलेंगे जो अपनी भरपूर मेहनत से, क्योंकि मेहनत कश कौम है, भारत के लिए अपना काम कर रहे हैं। ये खालिस्तानी हैं, इन्होंने कनाडा में मामलात बहुत खराब किए हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट ने अगर इनको कंट्रोल ना किया तो याद रखिएगा कि ये वही काम करेंगे जो अफगानिस्तान में हुआ, जो कहीं भी एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी में होता है। और कनाडा की गवर्नमेंट अपनी पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इनकी बदमाशियां बर्दाश्त कर रही है, वो कैनेडियन गवर्नमेंट को भारी पड़ जाएंगी। ये है जी मेरा सिंपल सा मैसेज। इट इज नॉट डिवाइड बिटवीन हिंदूज एंड सिख, इट इज नॉट डिवाइड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इट इज नॉट डिवाइड बिटवीन एनी रिलीजन, इट इज ओनली एंड ओनली प्रो इंडिया एंड एंटी इंडिया एलिमेंट। ये बात ध्यान में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों। एवरी इंडियन प्लीज कम फॉरवर्ड टू सपोर्ट योर कंट्री, योर सिविलाइजेशन। जय हिंद, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। I said at the start of the year that with Brexit done, albeit imperfectly, I was going to focus as much as I could on China, or in particular, the Chinese Communist Party. Here is a story that as yet has not been told. We know that China has a Belt and Road policy led by President Xi, and that the aim is very simple. It is world economic domination. We also knew that British universities were receiving quite large sums of Chinese money. But this story has been completely untold up until this moment in time, and it is that the Chinese are now buying up British schools. I hadn't heard this until a few days ago. It started back in 2014, and it's now gathering pace. Why is it happening? Well, the independent sector, the private sector in Britain, educates about 7% of our children.
But school fee inflation has been so rapid over the last few years that many of them have got real financial difficulties. The boarding schools have made up for this by getting lots and lots of Chinese students to come and pay top whack fees in this country. All of that we knew. What we didn't know was that a series of Chinese companies are busy buying up schools. Now, you might say, isn't it better that Chinese money buys up these independent schools, some of which have been around for centuries? Isn't it better that happens than they actually close down? Well, what I'm about to tell you will make you realise just how sinister this is. One company, for example, a company known as Bright Scholar, they have bought Bournemouth Collegiate, they bought St Michael's in Llanelli, they bought Bosworth Independent, they bought the Cats Colleges, a series of language colleges around the country. But when you look, who owns Bright Scholar? Well, it's run by the richest woman in Asia, whose father is a senior figure in the Chinese Communist Party. And you can go on and on and on and see every one of these companies that is buying up British schools has a direct link to the Chinese Communist Party. And what are they actually teaching? Well, for example, the Confucius Institute now has its materials in 29 of our university campuses and 148 of our schools. And they're encouraging youngsters to go on apps such as Go Chinese, where, with basic Mandarin, they can see President Xi giving them a potted history of China and all the great things that it's done and continues to do. It is an utterly sanitized view of China in the past and China today. No mention, of course, of what's happening to the Uyghurs. No mention, of course, what's happening to democracy in Hong Kong. These people are being taught that China is the future. They are being literally indoctrinated by the Chinese Communist Party. I think this is an absolutely massive story. I think it's one that needs to be told. I'm delighted that the Mail on Sunday have really gone for this in such a big way. You can read it now online. They've done very extensive research on this. And I think that Gavin Williamson, the Education Secretary, needs to answer a question today. Are we going to allow young children, young adults in our country to be indoctrinated by the Chinese Communist Party, or are we going to put a stop to this? This isn't just about an economic takeover of the West, it's about a cultural takeover too. I think it's one of the most sinister things I've seen coming from China. I'm pleased this story is now out. नमस्कार दोस्तों, मैं जीके पटेल कनाडा में 20 साल से रहता हूँ और एनजीबी का मैं लास्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन में रियाना लुआन से मेंबर पार्लियामेंट का कैंडिडेट रहा था। अच्छे वोट भी मिले थे मुझे, ऑलमोस्ट 16,000 वोट आई हैव रिसीव। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है, जगमीत सिंह जो एनजीबी का प्रेसिडेंट है, उसको कनाडा की प्रॉब्लम सोचने की जगह अभी इंडिया की प्रॉब्लम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना ऐसा लग रहा है। वो अपने खालिस्तान वाली विचारों को, खालिस्तान वाली सोच को जो लोगों में थोपना चाहता है कि भाई अगर इंडिया में कुछ करना है तो खालिस्तान जिंदाबाद बोलो, वो हम नहीं कराएंगे। पहली बात तो भाई जगमीत, तू कनाडा का लीडर है, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू डू इन कनाडा। वन मोर थिंग, आई एम सॉरी, मेरी स्पीच में भी प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा अभी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है टंग का और गले का, सो आई कैन नॉट स्पीक टू मच प्रॉपरली। बट अगर खालिस्तानी वाली सोच वाले यहाँ पे मुसीबत लोगों को अगर हमने जवाब नहीं दिया तो ये आपस में हमारी सिखों और हिंदुओं की भाईचारे को बहुत ठेस पहुंचेगी। बरसों से हम सिखों के साथ पले बड़े हुए हैं, इंडिया में भी वो भी हमारे त्योहारों में भाग लेते हैं, हम भी उनके त्योहारों में भाग लेते हैं। तो हिंदू सिख एकता को ये खालिस्तानी सोच बहुत नुकसान कर रही है। तो मैं जगमीत को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई
ठहर जा, रुक जा और समझ जा, वरना हम भी तुम्हें जवाब देना अच्छी तरह जानते हैं और तुम्हें ये प्रेसिडेंटशिप यहाँ पे मिली है एनडीपी की, उसको हम छीनना भी चाहते हैं। तो यही मेरी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि किसी भी सोच को हमें अटकाना है जो हिंदू विरोधी है, जो राष्ट्र विरोधी है। हमें दो काम करना है, वो एक साथ होके संभल के अच्छी तरह करना है। थैंक यू सो मच।